प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि हर तरफ चर्चा महिलाओं की हो रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमने महिलाओं को इक्वली भागीदारी देने की कोशिश की है और ये जो रिजर्वेशन है ये महिलाओं के लिए आगे जाके बहुत यूजफुल रहने वाला है क्योंकि महिलाएं अब देश का भविष्य तय करने वाली हैं। देश की नीतियां क्या बनेंगी इसमें महिलाएं भी बराबर की हिस्सेदार रहने वाली हैं। हर तरफ ये चर्चा थी तो हमने सोचा कि इस पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्तित्व से बात की जाए जो लगातार हरियाणा में महिलाओं के लिए आवाज़ को उठाने का काम कर रही हैं, बीजेपी के संगठन के लिए काम कर रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग महिला हैं जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं। और उस वक्त जब हरियाणा में बेटियों को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके परिवार वालों को मनाती हैं, समझाती हैं, कन्विंस करती हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करती हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं। और उसके बाद बीजेपी के लिए कैसे काम किया और बीजेपी संगठन में प्रदेश महामंत्री हैं और अभी लगातार जो निकाय चुनाव हैं उनको लेके भी तैयारियां जोरों पर हैं। अंबाला की प्रभारी भी हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत तमाम प्रदेश में अलग अलग जगह पे कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं और महिलाओं को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप भागीदारी अपनी निभाइए, सुनिश्चित कीजिए और आगे आइए। इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। बहुत स्वागत अर्चना जी आपका हरियाणा थैंक यू न्यूज़ पर। प्रतिमा जी। महिलाओं की चर्चा हर तरफ है और आप लोग लगातार अपने कार्यक्रमों के जरिए तमाम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए? देखिए, भारत एक सांस्कृतिक देश है और एक ऐसा देश जिसमें हमने देखा कि सीता को अपना वर चुनने का अधिकार था। हमने कभी माँ दुर्गा को, सरस्वती को, लक्ष्मी को कभी घूंघट में नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय तक हमारा देश पराधीन रहा, चाहे वो मुगल रहे, चाहे उसके बाद अंग्रेज रहे। और उस सारी की सारी पराधीनता में कहीं ना कहीं जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे, जो नारी को एक बराबरी का दर्जा मिलता था, जो नारी की पूजा होती थी, वो कहीं ना कहीं मूल्यों पर बहुत बड़ा आघात हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और एक लंबे समय तक इंदिरा गांधी एक महिला होकर हमारी प्रधानमंत्री रही। उसके बाद सोनिया जी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो रूलिंग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। लेकिन महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो उनकी मानसिकता हो, चाहे महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना हो, चाहे महिलाओं को पढ़ने के अधिकार की बात हो, चाहे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अधिकार, आत्मनिर्भर होने का अधिकार हो, या उनकी बात की कोई वैल्यू, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, उन सभी विषयों पर, और सबसे बड़ी बात लिंग अनुपात, बेटियों का कोख में हत्या कर देना, इतने सारे ज्वलंत विषय, लेकिन इतने लंबे समय तक इन सरकारों ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। जबकि मैं मानती हूँ कि अगर महिला कहीं पर भी प्रमुख भूमिका में है, स्वतंत्र निर्णय लेने की भूमिका में है, तो उसको महिलाओं के लिए खड़े होना चाहिए। तो मतलब आप ही की सरकार ने, आप ही की पार्टी ने ये सोचा कि भाई हरियाणा में बेटियों को बचाने की भी ज़रूरत है, उनको पढ़ाने की भी ज़रूरत है और देश में कैसे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने कमांड संभाली, सबसे पहले उन्होंने पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज़ किया और उन्होंने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ एक नारा नहीं दिया, उन्होंने वो सोच दी। मैं वो आपको सोच बताती हूँ कि वो, मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूँ। समालखा एक बहुत छोटी सी जगह है, एक ऐसी छोटी सी जगह, मैं उदाहरण अपने से ही शुरू करती हूँ। एक ऐसी छोटी सी जगह, हालांकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में बेटियों को पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं था। 8वीं 10वीं पढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा और इनको हाथ पीले करके विदा करो। दिस वाज द स्टेटस इन माय फैमिली एंड इन होल ऑफ समालखा। आई कैन से पूरे हरियाणा में पूरा हरियाणा नहीं, आप इसको मतलब पूरा का पूरा साउथ इंडिया छोड़ के आप अगर मध्य भारत भी लोगे तो सब जगह, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब के दशक, जैसे मेरा 1985 में मेडिकल कॉलेज का एडमिशन है, तो मैं उस समय की आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन मेरी माँ
एक बीकॉम ग्रेजुएट है इकोनॉमिक्स से, ओके। और उनको भी डॉक्टर उनके पेरेंट्स ने नहीं बनने दिया कि बाहर भेजना पड़ेगा, तो वो हिसार से बिलोंग करती हैं और वहाँ पर ग्रेजुएशन तक संभव था। तो आपकी माँ ने ये तो- ठाना जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी तो बेटी जो जरूर माँ करेगी। का ये जिद थी कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करेगी, तो लेकिन माँ ने जिद करी और पिता ने साथ दिया, तब ये संभव हुआ। डॉक्टर बने, स्वतंत्र हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तो आज हम यहाँ तक एक आत्मनिर्भरता और साथ ही साथ पढ़ाई आपका एक जो सोच है उसको बड़ा करती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सोसाइटी, माता पिता भले ही अग्री कर जाएं, वो कहें कि ठीक है आप अच्छी बात है आप पढ़ो, लेकिन जो सोसाइटी हो, रिश्तेदार हो, वो जाके भी कहेंगे भाई पेरेंट्स के पास क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो पढ़ा मैं रहे हो वही बेटी कह रही को? हूँ, ऐसे परिवार से कि सोसाइटल प्रेशर के बेटियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, एक ये जो सोच थी। तो वो समय, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े हुए थे तो उन्होंने बनाया, लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे से विषय में लूंगी, उन्होंने कहा कि माएँ बेटियों की खिचड़ी में घी नहीं डालती, बेटों की खिचड़ी में घी डालती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि माँ की सोच कैसी है, माँ की सोच अगर अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में लगेगी, माँ की सोच कैसी है उसके ऊपर उसकी बेटी का फ्यूचर किस तरीके से उसके पंखों में कितनी उड़ान भरी जाएगी, वो उस चीज पर निर्भर करती है। एक समय माँ की सोच ये थी कि मुझे बेटी को पैदा ही नहीं करना, इसलिए सोच थी कि उसकी बेटी को जो अधिकार मिलने चाहिए थे उन अधिकारों को दिलवाने के लिए वो लड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए माँ ये निर्णय लेती थी, कभी खुद लेती थी, कभी सोसाइटल प्रेशर्स में लेती थी कि मुझे अपनी बेटी की कोख में ही हत्या करनी है। लेकिन मोदी जी आए और उन्होंने हर विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से काम किया। सबसे पहले उन्होंने इस चीज पे सख्ती करी कि बेटियां कोख में बचेंगी, लेकिन अब जब बेटियां कोख में बचेंगी तो उनकी मानसिकता कैसी हो। देखो, एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है तो थाली बचती है, बेटी पैदा होती है तो आंसू बहाए जाते हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो आंसू बहाए गए थे परिवार में, जो मुझे बताया जाता है कि देखो जी हमें तो बेटा चाहिए था लेकिन बेटी पैदा हो गई, तो मेरी माँ ने कहा कि मैं इसको बेटे जैसे पालूंगी। तो वो माँ की सोच थी, तो आज तक वो सोच है। आगे वो मैंने भी अपनी बेटी में आगे ये सोच इनकलकेट करी कि बेटियां और बेटे बराबर होते हैं। तो मोदी जी ने कि थाली भी बजेगी, बेटियां पैदा होंगी तो कुआं भी पूजा जाएगा, बेटियां स्कूल में जाएंगी, मिडिल क्लास के बाद उनको नहीं हटाया जाएगा स्कूल से, उनको उच्च शिक्षा भी दिलवाने में उन्होंने लगातार मेहनत करी। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेटियों का स्कूल से ड्रॉप आउट उसको बहुत कम किया। उन्होंने खुद जाकर एक एक गांव में प्रयास किया, प्रवास किया, बेटियों को उन्होंने साइकिल दी। मैं मोदी जी को तब से फॉलो करती हूँ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि वो किस तरीके से उन्होंने गुजरात में लगातार बेटियों के लिए काम किया। फिर उन्होंने देखा बेटियों का स्कूल से ड्रॉप आउट इसलिए होता है कि वहाँ शौचालय नहीं थे, तो उन्होंने गुजरात में शौचालय बनाए। लेकिन प्रधानमंत्री की कमांड संभालते ही उन्होंने पूरे भारत में चिंता करी, क्योंकि मैंने भी बचपन में समालखा में महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाते हुए देखा है। जब मैं 80 के दशक की अगर मैं बात करूं तो मैंने उनको वहाँ जाते हुए देखा है। तो उन्होंने चिंता करी कि इससे महिलाओं का स्वास्थ्य भी खराब होता है और साथ ही साथ जब बाहर जाती हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, और सबसे बड़ी बात एक स्वाभिमान की भावना, एक सुरक्षा की भावना, वो भी बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ती थी। तो शौचालय बनवाए। फिर आपने देखा होगा कि दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें या और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ पानी नहीं आता, तो पानी लाने की भी जिम्मेवारी हम बचपन से देखते आए हैं कि भाई महिलाएं घड़े में भर के पानी लेकर आ रही हैं। तो आज वो भी चिंता करी कि 15 करोड़ बहनों के घर में उनकी रसोई में स्वच्छ पीने लायक जल आया। फिर आपने देखा होगा कि जब चूल्हे पे बहनें खाना बनाती थी, बिना सिगरेट पिए ही एक दिन में 100 सिगरेट का धुआं वो महिला ले जाती थी। किस तरीके से उसके फेफड़े जो हैं, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे लॉन्ग टर्म में जाएं तो कैंसर की बात हो, हर विषय पे उन्होंने बहुत गंभीरता से काम किया। मैं कई बार सोचती हूँ कि एक प्रधानमंत्री जो गृहस्थ भी नहीं है और फिर भी वो महिलाओं की हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। 4 करोड़ बहनों को घर दिया। अब जो घर दिया तो उन्होंने ये निश्चित किया कि इस घर की रजिस्ट्री बहन के नाम पे हो, और घर के बाहर जो नेम प्लेट लगेगी
वो भी बहन के नाम होगी। तो ये सब जो प्रयास किए गए और इतने लार्ज स्केल पर प्रयास किए गए, तो एक नया आत्मविश्वास मैंने महसूस किया कि चारों तरफ महिलाओं में आया है। तो वो जो आत्मविश्वास बढ़ा है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद? अब जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, तो उसमें भी हमने देखा कि पिछले दिनों जब जैसे हरियाणा में भी 50% महिलाओं को आरक्षण मिला पंचायत चुनाव में, तो मैं देखती थी पहले, जैसे गांव में बहुत मेरा जाना रहता है, जैसे तो पहले क्या होता था कि जो महिला सरपंच बनती थी, तो पहले कुछ 3-4 साल तो मैंने देखा कि वो आती ही नहीं थी बाहर। उसका जो प्रतिनिधि है, चाहे वो उसका पति है, चाहे वो उसका ससुर है या जेठ है, जो भी उसके ससुराल में है, या अगर पिता है तो वही प्रतिनिधित्व करते थे। और हम हमेशा कहते थे कि सरपंच कहाँ है, हमें सरपंच प्रतिनिधि नहीं, सरपंच चाहिए। तो लगातार 3-4 साल के प्रयासों के बाद, उस समय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। तो सभी के, सरकार के, सबके मिले जुले प्रयासों के बाद क्या हुआ कि वो महिला सरपंच बाहर आना शुरू हुई, चाहे वो घूंघट में आना शुरू हुई। तो दैट वाज वन ट्रांजिशन। लेकिन अब जो मैं महसूस करती हूँ, अब जो मैं पाती हूँ, तो उन महिला सरपंचों ने अब अपना घूंघट हटा लिया है, और अब वो पूरी की पूरी मतलब खुद एक्टिवली काम स्वाधीनता के साथ वो एक्टिवली काम कर रही है। तो ये तभी संभव हुआ जब उनको 50% आरक्षण मिला। तो अब ये 33% रिजर्वेशन से महिलाएं क्या खुद काम कर पाएंगी, या फिर क्योंकि पुरुषों की टिकट कटेगी तो कोई एस्टैब्लिश स्थापित नेता होगा, वो सोचेगा कि भाई चलो पार्टी मेरी पत्नी को टिकट दे दे और मेरी पत्नी विधायक बन गई, सांसद बन गई, तो मैं पीछे से काम करता रहूँगा, तो वो मानसिकता बदलने में समय लगेगा? देखो, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पत्नी, हो सकता है पत्नी को टिकट मिले, कोई बहुत प्रतिष्ठित नेता है, बड़ा नेता है, पत्नी को भी मिल सकती है, बेटी को भी मिल सकती है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब संसद में जाके देश के किसी मुद्दे पर बात रखनी है, तो वो पत्नियां बेटी ही जाएगी। विधानसभा में तो उन सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि को परमिशन नहीं है, एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर उन महिलाओं को नहीं भी बात रखनी आती होगी, तो उनको सीखना होगा, उनको अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगाना होगा। लेकिन वो महिला घर से बाहर निकली तो सही। तो अब कैसे, हरियाणा में क्या लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का फीडबैक क्या है? क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं हरियाणा बीजेपी के तहत, प्रदेश में कोई पैदल यात्रा हो रही है, कोई बाइक रैली हो रही है, और इसके तहत महिलाओं को जगाने का और अवेयर करने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स की क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ प्लानिंग है, और लोगों का रिस्पांस कैसा है? देखिए, महिलाएं अगर देखा जाए तो बहुत उत्साहित है। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 1 लाख युवा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आए, काम करें, तो वो 1 लाख युवा और युवतियां हैं कि युवतियां भी आए जो है। और हरियाणा में भी अगर इस कार्यक्रम को देखें तो बहुत उत्साह है। लगातार बड़ी संख्या में, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में लगातार महिला सम्मेलन हो रहे हैं, पद यात्राएं हो रही हैं, मैराथन हो रहे हैं, स्कूटी यात्राएं हो रही हैं। विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके, आप लोग एड्रेस कर पा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि भाई इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आपको करना ही है तो तुरंत क्यों नहीं लागू करें, क्यों 2029 तक का इंतजार करें, क्यों डीलिमिटेशन, क्यों सेंसस का इंतजार करें और उसके बाद तमाम चीजें हों? देखिए, आपकी बात ठीक है। जब 2023 में इस अधिनियम को पास किया गया, तो कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कि जो नया हमारी मतगणना होगी तो उसके बाद इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। और तब कांग्रेस ने बहुत सारी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके, राहुल गांधी ने कहा भी था कि इस अधिनियम को अभी लागू किया जाए। तो अब ये है कि मतगणना में मेरे को लगता है कि शायद 1 साल लग जाए मतगणना होते होते, और उसके बाद डिलिमिटेशन भी होगा। तो हो सकता है कि सारा कुछ जो प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, 2029 में ये लाभ हमें मिलेगा। तो उससे पहले लेकिन आप लोगों को इसका पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव हैं, अभी चल भी रहे हैं, आने वाले समय में भी। देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है। मोदी जी ने इसी विषय के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी आह्वान किया है, और
क्योंकि अब आप देखिए कि कोई भी बिल लाया जाता है, कभी भी कोई बिल लाया जाता है तो उसके 6 महीने बाद कहीं ना कहीं के कभी किसी चुनाव, राज्य के हाँ। 5 राज्य के अभी खत्म होंगे तो अभी पंजाब आ जाएगा, पंजाब खत्म होगा तो यूपी आ जाएगा। कुछ ना कुछ लगातार चुनावों की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और उसकी वजह से मैं ये मानती हूँ कि जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि वो चुनाव बार बार आने की वजह से कहीं ना कहीं वो गति जो है ना वो धीमी पड़ती है। और इसीलिए एक बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी आज ये प्रयास भी कर रही है कि हमारा एक देश में एक चुनाव हो, ताकि 5 साल फिर सरकारें जो भी बिल लेकर आनी है वो सभी के सभी, क्योंकि अभी क्या होता है एक काम खत्म होता है तो दूसरा चुनाव आ जाता है और हमेशा विपक्ष कहता है कि इस राज्य में ये चुनाव था, इस चुनाव में लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने लाभ लेने के लिए ये नहीं कर रही कोई भी? देखिए ये लाभ नहीं है, ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाने की बात है। और आज अगर मान लो कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां आरजेडी है या मान लो और कोई सपा है, उन पार्टियों की महिलाओं को भी तो अधिकार मिल रहा है। ये तो पूरे के पूरे देश की और अलग अलग पार्टियों से भी तो वो बहनें चुन सकती हैं। आज मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर मान लो महिलाओं को अधिकार मिला तो जो कांग्रेस में एक परिवारवाद चल रहा है, उस परिवारवाद में या तो हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी या फिर अब सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों सांसद हैं। तो अगर महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है तो केवल एक ही परिवार में मिल रहा है, तो बाकी महिलाओं की भी तो चिंता कर लें दूसरी पार्टियां। उन लोगों को एक चिंता और है, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ओबीसी और माइनॉरिटीज को लेके अलग से कोई उनका रिजर्वेशन नहीं है, तो वो आप एक तरफ से आप लोग दे रहे हो, दूसरी तरफ से आप लोग ले रहे हो उनका। नहीं, इसमें देखिए क्या है कि SC ST की महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और जो हमारा संविधान है उस संविधान में OBC आरक्षण, अगर आप जो हमारा बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना करी उस संविधान में OBC आरक्षण नहीं है कोई भी। बाबा साहब ने जिस तरीके से SC ST के आरक्षण की जो बात करी थी वो आरक्षण इसमें भी है, इस वुमेन रिजर्वेशन बिल में भी है। तो और OBC और माइनॉरिटीज की जो भी बात होगी, जैसे भी होगी, उसके ऊपर जो भी वर्किंग करनी होगी, जो भी सब पार्टियां सहमत होंगी, उसके ऊपर भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काम जब समय आएगा तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन संविधान में इस तरह आज पहली बार ST समाज से देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने की चिंता किसने करी? तो भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, नहीं तो उस समाज से, वंचित समाज से महिला को इतने शीर्षतम पद पर लेके जाने की चिंता भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, जिसमें कोई तुष्टीकरण नहीं है, जिसमें महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाने की बात है। तो इसमें मतलब किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई महिलाओं के लिए इसमें देखिए महिलाओं के बहुत सारे सवाल है ना, इसलिए विपक्ष के इसमें टाइमिंग पे उनके सवाल हैं, इसके टाइमिंग्स पे उनके सवाल हैं। प्रतिमा जी, टाइमिंग्स तो मैंने आपको बता दिया कि अब अगर ये मान लो 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे तभी तुरंत अगले राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, वो खत्म होंगे तो फिर कुछ और राज्यों में निर्धारित हो जाएंगे। तो टाइमिंग्स तो जब भी देश में कोई सुधार का काम बीजेपी करती है तो विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि इसका समय गलत है। बेटियों को, महिलाओं को, भारत की महिलाओं को अधिकार दिलवाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके लिए, शुभ काम के लिए मैं ये मानती हूँ कोई समय गलत कैसे हो सकता है। लेकिन उनको आपत्तियां तो बहुत है, मुझे सवाल भी बार बार पूछ रहे हैं। जब भी कोई अच्छा काम मोदी जी करते हैं तो उनको उस चीज के ऊपर उनको हमेशा उसमें कुछ ना कुछ लूज एंड नजर आ जाता है। तो सवाल तो आप, ठीक है, मैं तो कहती हूँ सभी विपक्षियों से, जैसे आज मोदी जी आह्वान कर रहे हैं एक देश एक चुनाव, तो मैं तो कह रही हूँ सभी की सभी विपक्षी पार्टियों से कि आप भी इसमें आ जाओ एक देश एक चुनाव में, और उसके बाद ईवीएम सेट कर दी और एक बार पूरे देश की और सारे राज्यों की ईवीएम सेट कर देंगे आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर मान लो वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़के आते हैं, प्रियंका गांधी चुनाव
चुनाव लड़के जीत के आते हैं, तो वहां पर ईवीएम कैसे सेट हो गई? ऐसी कोई बात थोड़ा है कि ये एक बिल्कुल गलत एक आरोप जो है वो विपक्ष लगाता है। तो फिर अगर हमने ईवीएम की सेटिंग को करनी होती तो आज राहुल गांधी तो संसद में नहीं होते, प्रियंका गांधी तो आज संसद में नहीं बैठी होती। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई सेटिंग वेटिंग होती नहीं, लेकिन रोज तो वो आरोप लगाते हैं। देखिए आज उनके पास एक जो विपक्ष होता है, एक सकारात्मक भूमिका में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका उनके पास है नहीं। जब बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे होते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो विदेश चले जाते हैं, उन बिल्स में कोई सकारात्मक चर्चा, और जब हमारी पार्टी के नेतागण जो विषय वो उठाते हैं उनके ऊपर जवाब देते हैं तो राहुल बाबा विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे थोड़े ना राजनीति चलती है कि जब आपका मन किया आपने 4 सवाल पूछ लिए, उसके बाद जब जवाब आया तो आप विदेश घूमने चले गए। पर एक सोशल माइंडसेट भी है, चलिए ये तो पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन एक सोशल माइंडसेट है, महिलाओं को हमेशा से समाज में कम आंका जाता है और कहते हैं भाई राजनीति तो बहुत ज़्यादा ऐसा काम है कि आपको दिन रात लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, और कई लोगों की ऐसी माइंडसेट है, ऐसी मानसिकता है कि राजनीति तो महिलाओं के लिए बनी ही नहीं है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हमारा एक इतनी रिच कल्चर हमारे देश की है कि महिला माँ जो है एक जन्म देने वाली माँ तो है ही है, लेकिन हम ही कहते हैं कि नारी तू नारायणी, हम ही कहते हैं कि तू अम्बा भी है, तू दुर्गा भी है, तू सरस्वती भी है, तू लक्ष्मी भी है, काली भी तू ही है। तो इतनी सारी की सारी जो हम कहते हैं कि शक्ति का स्वरूप भी आप हो, सरस्वती का स्वरूप भी आप हो, लक्ष्मी भी आप हो, और हमारा ऐसा देश यत्र नरस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हम इतनी रिच कल्चर से आए थे, तो वो कहीं ना कहीं मानसिकता मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक हम गुलाम रहे। तो इसी वजह से चाहे घूंघट हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बच्चियों को घर से बाहर ना निकलने देने की परंपरा हो, वो सब चीजें उस गुलामी की वजह से आई। लेकिन अब धीरे 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 हर चीज में बेटियों को स्वतंत्रता दी जा रही। तो अब इस चीज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके आप लोग पूरे आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छा ये महिलाओं के लिए होने वाला है और बहुत ही स्मूथ चीज़ें चलेंगी, लेकिन आपको लग रहा है इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं अगर हम गांव की बात करें या फिर शहरों की बात करें तो दोनों ही जगह कुछ कुछ अलग चैलेंजेस हैं और गांव में थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे? मैं देखो चैलेंजेस हैं, मैं मानती हूँ कि चैलेंजेस है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लंबे समय तक हम गुलाम रहे तो लोगों की मानसिकता को धीरे धीरे गाँव में भी अब मानसिकता बदल रही है। हमारी गाँव से भी बेटियाँ डॉक्टर बन रही हैं, IPS IAS ऑफिसर्स बन रही हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे हरियाणा की मैं अगर आपको स्थिति बताऊं तो हर 15 किलोमीटर के बाद एक कॉलेज जिसमें महिलाएं जा सकें कॉलेज। तो ये एक छोटा बदलाव नहीं है, उनको जाने आने के लिए फ्री बस सर्विसेज, क्योंकि अगर कॉलेज जो है वो दूर नहीं होता आपके घर से तो बेटियां जो हैं वो जाके आराम से पढ़ सकती हैं। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से मेडिकल की सीट्स बढ़ाई, अगर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो बच्चियां जो हैं मेडिकल की शिक्षा भी हासिल कर पाएंगी। और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी अब हैं। एक संगठन कितना मजबूत है, क्योंकि आप संगठन से ही आप लोग लगातार सरकार बना रहे हैं और पन्ना प्रमुख तो आपके कांग्रेस भी हालांकि अब पैटर्न कॉपी करने की कोशिश कर रही है, तो पन्ना प्रमुखों में भी कुछ ऐसा है कि भाई उसमें भी महिलाएं कुछ होनी चाहिए या वहाँ पे? पन्ना प्रमुख एक ऐसा कंसेप्ट है कि उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा 60 एक पेज पे 60 वोट्स होते, 30 वन साइड एंड 30 ऑन द अदर साइड, तो उसमें जो भी हमारा कार्यकर्ता होता है तो उसको हम बनाते हैं पन्ना प्रमुख, जो 60 वोटों की चिंता कर सके। लेकिन जो हम अपनी बूथ समितियां बनाते हैं उसमें हम एक महिला प्रमुख को भी लेते हैं। तो हर जगह में महिलाओं को रखने की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता अभी निकाय चुनाव भी हैं और उसको लेके भी बहुत ज़्यादा सरगर्मियां तेज हैं। आप प्रभारी भी हैं अम्बाला की गंगवा साहब के साथ, तो कितनी तैयारी है, क्या लग रहा है, संगठन तैयार है? संगठन देखिए हमारा पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमारी चाहे वो जिले हों, चाहे मंडल हों, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, सारा संगठन नीचे तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी की अध्यक्षता में संगठन हरियाणा में पूरी तरीके से बना हुआ है और एक्टिव है। कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने से तो आप लोगों ने उनको
पीछे छोड़ दिया और खुद ही सरकार बना ली हालांकि। लेकिन कांग्रेस जब भी कहती है, जब भी बात करती है, तो बहुत सारे आरोप लगाती है कि भाई ग्राउंड पे तो इन लोगों ने कोई काम किया नहीं है, बस मीटिंग करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, संगठन की बातें करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी काम नहीं है, ज़ीरो काम है। देखो, आप अगर ग्राउंड की आज बात करें तो सबसे पहले अगर आप हरियाणा क्या पूरा भारत अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हाईवेज का जाल जो इनके इतने लंबे समय की सरकार होने के बावजूद 10 किलोमीटर पर डे सड़क बनती हरियाणा थी, वाले तो नेता कहते हैं कि भाई ये तो केंद्र ने किया है, हरियाणा वाले क्यों अपने नंबर चमका रहे हैं? चलो इसमें क्यों, हरियाणा में हर काम केंद्र का और राज्य सरकार की भागीदारी से होता है। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें, हम अगर एक एक स्टेप पे बात करें, हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया 15 किलोमीटर के बाद हमारा एक कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे बन रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज हमारे 10 जो शहरों में हमारे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो अत्याधुनिक बन चुके हैं। उनमें चाहे MRI की फैसिलिटी हो, चाहे CT स्कैन की फैसिलिटी हो, चाहे डायलिसिस की फैसिलिटी हो, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारी मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ फ्री उपलब्ध कराई हैं लोगों को। फिर इनके समय में या तो आप किसी नेता के चक्कर काटो, या अपना ज़मीन बेचो, या घर बेचो, या माँ के जेवर बेचो, तब आपको जाके नौकरी मिलती थी। पहली बार गरीब लोगों को, टायर का पंक्चर लगाने वाले को, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, ऐसी 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां देने का काम पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनकी सरकारों में एक वर्ग विशेष या पैसा या जान पहचान, लेकिन आज हरियाणा के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था कि पढ़ने का तो कोई लाभ ही नहीं है क्योंकि हमें तो कभी नौकरी मिलेगी नहीं। आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, हर तरह की फैसिलिटी। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जब हरियाणा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो विद्यार्थियों को इतनी सुविधाएं दी गई कि किस तरीके से वो वहाँ पहुँचेंगे, उनका जाना आना किस तरीके से सरकार ने उसकी चिंता करी। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के ठहरने की व्यवस्था करवाई, उनको हर तरीके की सुविधा हो वो चिंता करी, और CET के माध्यम से आज हरियाणा का युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। उसके बाद स्वयं के रोजगार को आज किस तरीके से हरियाणा सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि आपने MSME के माध्यम से लोन लेना हो, मुद्रा लोन लेना हो, तो सभी क्षेत्रों में। फिर अगर आज हम महिलाओं की बात करें तो 60,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आज हरियाणा में चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा हमारी हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। और जो भी योजना हम मुख्यमंत्री जी ने अब जैसे बजट पास किया इस बार हरियाणा का, तो बजट से पहले इतने हमारे मुख्यमंत्री मेहनती है कि वो हर शहर में गए, चाहे वो किसानों का समूह था, चाहे वो एक्सपोर्टर्स का समूह था, चाहे व्यापारियों का समूह था, तो उन लोगों से उन्होंने केवल सुझाव नहीं लिए लेने के नाम पे, उन्होंने उन सुझावों को अमली जामा भी पहनाया और हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। चाहे आज वो किसान के लिए देखो, हरियाणा एक पहला ऐसा प्रदेश है जो 26 फसलों पर MSP दे रहा है। आप हुड्डा साहब इतने लंबे समय तक आप चौटाला रोज पहुंच रहे हैं कि क्यों करनी है बायोमेट्रिक, एंट्री ऐसे ही होगी। आज हुड्डा साहब इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आपने क्यों नहीं दिया MSP? आप कहते हो मैं किसान का नेता हूं, लेकिन आपने कभी MSP देने की सोची क्या? आप तो तब तक केवल 10% के चक्कर में ही पड़े रहे। आप तब तक केवल जमाई राजा को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं जमीनें उपहार के तौर में दूं, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लेते? जमाई राजा जो एक्शन ऐसे है कि हमारी सरकार देखो राजा को आप जेल में डालिए ना, हमारी सरकार और जो सकारात्मक काम है ना उनको करने में बहुत ज्यादा बिजी है। समय मिलेगा तो जमाई राजा को जेल में डालने कोई तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो आप कह रहे हो ना कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, तो मैं आपको जमीनी स्तर पे काम बता रही हूँ। मंडियों में आप देख ही रहे होंगे, मंडियों में देखिए, मंडियों में अब ऐसे है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग कुछ भी करें, लेकिन मंडियों में आज हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं, हर मंडी में जा रहे हैं, लगातार गेहूं का उठान हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। और फिर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज अगर हमने ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर मांगा है
तो वो क्यों मांगा है? कभी ये लोग इसके बारे में डीपली सोचते हैं कि हरियाणा की सरकार हरियाणा के किसानों को लाभ देने के लिए ऐसे कानून लेकर आती है कि बाहर के किसान आके हमारी मंडियों में जो मेरे हरियाणा के किसानों का हक है वो अपने हक से वंचित ना रहे। बोए हरियाणा का किसान और पैसे लेकर जाए बाहर का किसान, तो केवल हमारे हरियाणा के किसानों के हकों को सुरक्षित करने के लिए, चाहे आज हमारा मेरा फसल मेरा पोर्टल ब्यौरा है, चाहे ये मंडियों में गेहूं लेकर आने के लिए हम ट्रैक्टर के नंबर की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप, लेकिन इन सब ये विपक्षियों के पास और कोई काम नहीं है ना करने के लिए, क्योंकि अब ये देखिए कि हमें हरियाणा के किसानों के एक एक दाना हमारे मुख्यमंत्री जी खरीद रहे हैं, तो हरियाणा के किसान की आमदनी दुगनी हो और उसके हक ना मारे जाएं, इसकी चिंता लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कांग्रेस का शासन था और जब किसान की फसल खराब होती थी तो हमने खुद 2-2 रुपए के चेक जो है उनके खाते में आते हुए देखे। भी कहते हैं टेक्निकल एरर था, वो एक आध किसान वो एक आधा नहीं था, बीजेपी ने, वो एक आधा नहीं था ना, तो वो तो बहुत सारे थे, कोई 2 रुपए का था, कोई 1 रुपए का था। लेकिन आज क्यों नहीं वो टेक्निकल एरर्स हो रहे? आज हम किसान का पूरा हक उसको दे रहे हैं। तब उस समय में क्या होता था कि जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, उसने जिसके नाम का चेक बनवाना हो वो बनवा लिया, क्योंकि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। आज हमारे पास हरियाणा की सारी जमीनों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो वही तो आज सरकार के पास, जब आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे पूरी जानकारी है किसान के खेत की, उसकी तमाम चीजों की जानकारी है, उसके बावजूद भी आप बायोमेट्रिक क्यों मांग रहे हैं? उसके बावजूद भी बायोमेट्रिक इसलिए मांग रहे हैं कि बाहर के किसान आके हमारे किसान के नाम पर फसल ना भेजें, हमारी किसान का हक बाहर के लोग ना लेके जाएं। हरियाणा में एक एक हरियाणवी का जो फसल है वो पूरे दाम पर बिके। और हमारे, अब देखो आप, मतलब ये वेरीफाई आपको भी करना जरूरी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ साथ आपको बायोमेट्रिक इसलिए चाहिए ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उनका हक ना मारा जाए। आप देखो आज सोलर ऊर्जा के पंप्स लगा दिए ताकि किसान जिस समय अपने खेत में पानी देना चाहे वो बिजली के ऊपर निर्भर ना रहे। आज जो है गरीबों की छतों पर हम जिनका जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, सब जने अपने जाके सूर्य घर, जो ऊर्जा हमारी योजना है उसमें सरकार जो है उनको मुफ्त उनके घरों पर सोलर प्लांट्स लगा कर दे रही हैं। तो हर तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना लेकर आए हैं हम। देखो जो बहनें आत्मनिर्भर, देखिए जो बहनें आत्मनिर्भर नहीं है अपने पैरों पर, वो छोटी छोटी राशि से, वो छोटे छोटे से अपनी ज़रूरतों के लिए, जब उनको उधर उधर देखना पड़ता था, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। और एफडी में भी उन्हीं को फ़ायदा है। जब उनके बच्चे मान लो अगर बड़े होते हैं तो उनको एक बड़ी अमाउंट, एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो उनको उनके हाथ में मिलेगी। मतलब ओवरऑल ये है कि भाई आप महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और ये विपक्ष का सिर्फ एजेंडा है, चाहे जो भी विपक्ष का कोई एजेंडा, कोई भी ऐसी चीज आप खुद देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज हर क्षेत्र पर आ रहा है। अभी पिछले दिनों अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अभी 3-4 दिन पहले जो घोषणा करी है कि जो मिनिमम लेबर मजदूरी है वो उन्होंने बढ़ाई है। तो साथ ही साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ और बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं ताकि हरियाणा पहले ही बहुत उन्नत है लेकिन और उन्नति के रास्ते यहाँ पर खुले। वापस अपने टॉपिक पे आते हुए, क्योंकि अभी तो आप संगठन में काम कर रही हैं, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जब 33% हो जाएगा भाई, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा, तो अर्चना गुप्ता जी को हम देखेंगे चुनाव लड़ते हुए? देखिए, मैं पूरी तरीके से संगठन की एक कार्यकर्ता हूँ और जो भी मुझे ऐसे लगता है कि जो भी हमारा संगठन किसी भी कार्यकर्ता के लिए निर्णय लेता है वो उचित होता है। मेरा तो ऐसा हमेशा ऐसे लगता है, संगठन का जो भी आदेश होगा दैट विल बी फॉलोड। मतलब जो भी संगठन, आपकी खुद की दिली इच्छा क्या है? मेरी दिली इच्छा, देखो मैं एक सफल चिकित्सक, मेरा अभी आज भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर है पानीपत में, तो मैं मोदी जी को बहुत फॉलो करती थी। मैंने आपको बताया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मैं उनको काम करते देखती थी और उनको फॉलो करते हुए मैं बीजेपी में आई। तो मैं काम करना चाहती हूँ और वो काम किस पद पर रहकर करना है,
क्या करना है, वो टोटली जो मेरे को संगठन के आदेश होते हैं तो मैं टोटली एक समर्पित कार्य करता हूँ। तो जो भी पार्टी का जब भी आदेश होगा मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूँगी कि मैं उसको उसमें अपना 100% दे पाऊँ। मेरी तो ये मतलब इच्छा आप रहती पार्टी है। को नहीं कहेंगे कि भाई मुझे टिकट दो, पार्टी को टिकट देनी होगी तो पार्टी अपने आप दे देगी, जो पार्टी का आदेश, तो संगठन में काम यूं ही चलता रहेगा। मैं कह रही हूँ ना, जो पार्टी का आदेश, मेरे को काम करना है, मैं आई जस्ट वांट टू वर्क। तो अब महिलाएं अप्रोच करने लगी हैं आपको भी सही कि मैडम हम भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम करते हैं, आप देखिए क्या कर सकते हैं, आगे हमारे लिए कोई अभी अभी वो अपॉर्चुनिटी। अभी जब आगे चुनाव होंगे वो तो तब तक बात आएगी। अभी तो लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारी बीजेपी की नहीं, नेता वर्कर्स हैं हमें हमारी, मिलती हैं जो बहुत बहुत बहनें, उत्साहित बहुत भी हैं। अच्छा, बहनें बहुत उत्साहित हैं और बहनें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जब महिलाओं को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से उस जिम्मेवारी को निभाती हैं और बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आने वाले समय में स्काई इज द लिमिट एंड देयर इज ए गुड एक फ्यूचर आखिरी फॉर वुमेन इन द एक आखिरी बीजेपी। सवाल जो मतलब शायद एक सजेशन या आपकी तरफ से एक मैसेज भी हो सकता है तमाम उन महिलाओं को जिनको राजनीति में तो आना है, लेकिन राजनीति में आने से उनको डर भी लगता है और बहुत सारे दिमाग में थॉट्स भी चलते हैं और कभी कभी ये भी मालूम नहीं चलता है कि भाई कैसे जाना है, क्या करना है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे हो। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि भाई एक महिला कैसे तैयारी करे राजनीति में आने के लिए? देखो, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि जो महिलाएं या जो भी कोई युवा युवती जो रोजगार की तलाश में राजनीति में आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। सबसे पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप आत्मनिर्भर होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आप अपना रोजगार में जब आपको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं समय निकाल सकता हूँ, तभी उसके बाद आपको राजनीति में आना चाहिए। और उसके बाद फिर बीजेपी से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानती कि और कोई भी राजनीतिक दल दे सकता है जहाँ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो रोजगार के अवसर की तलाश में ना आकर जब आप अपने पैरों पर खड़े हों और देश के लिए सेवा करना चाहते हो एंड यू आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड कि सिर्फ मेरे पर फोकस रहे, जब आप कुछ देने की भावना रखते हो और कुछ देने की क्षमता रखते हो कि आपके पास अगर अपने घर से, अपने रोजगार से समय होगा तभी तो आप पार्टी को दे पाओगे। और पार्टी को दे पाओगे तो पार्टी ने आपको कौन सी भूमिका में रखना है पार्टी खुद चिंता करती है। ये ही एक ऐसा संगठन है जहाँ पर कार्यकर्ता की चिंता करी जाती है। तो इसलिए जो भी लोग राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो उनको यही संदेश है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पर खड़े होइए। उसके बाद आपका परिवार भी सेटल्ड होना चाहिए। आप बीजेपी में या किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, तो वो भी एक आपको अच्छा मंच, क्योंकि जब आप बिल्कुल मेंटली फ्री होते हो, इकोनॉमिकली फ्री होते हो, तभी मुझे लगता है कि आप 100% अपना दे पाते हो। तो वो सारी की सारी जिम्मेवारियाँ करके युवा भी ऐसे हो सकते हैं जो सब कुछ जिनका सेटल्ड है तो वो आए बीजेपी में काम करें। इट इज़ ए वेरी वेरी गुड फ्रंट जहाँ पर आप ईमानदारी से बहुत अच्छा काम कर सकते हो और काम करने वाले लोगों को हमारा संगठन, हमारी पार्टी आगे बढ़ाती है। आप उसका उदाहरण देख सकते हो। आदरणीय हमारे चाहे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे और चाहे आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए कि एक चाय बेचने वाला बच्चा देश के सर्वोत्तम शिखर तक जा सकता है। आप हमारी नायब सिंह सैनी जी को देख लीजिए जिन्होंने बूथ अध्यक्ष के तौर पर काम किया और जिला अध्यक्ष हमारे वो रहे और अलग अलग दायित्वों पर काम करते करते एक गरीब किसान के बच्चे को हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और आज आप अपने राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए जो एसटी समाज से आती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने उनको शिखरतम पद तक पहुंचाया। तो मैं ये मानती हूँ कि जब देने की भावना हो तब राजनीति में आना चाहिए। लेकिन ये रिजर्वेशन तो सारी पार्टियों को भी अपने कैंडिडेट्स में देनी पड़ेगी, सब कुछ करना ही पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू गिव, एवरीबडी हैज टू गिव। तो वही तो तकलीफ हो रही है उनको। आप सिर्फ बीजेपी 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 कह रही कि मैं 100% बीजेपी को समर्पित कार्य करता हूँ। तो और मैं कहती हूँ जितनी रिस्पेक्ट बीजेपी में महिलाओं को मिलती है
मैंने उसको महसूस किया है, मैंने उस रिस्पेक्ट को जिया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप नए कार्यकर्ता और आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मंच आपके लिए खुला है। तो और महिलाओं के लिए तो मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि दिस इज द ओनली पार्टी वेयर यू शुड कम। चलो And देखते हैं क्या हरियाणा की महिलाओं का भी इसको लेके रिस्पांस रहता है। बीजेपी में आने का प्लान करती हैं, ग्राउंड पे काम करती हैं, किसी और पार्टी के साथ विचार बनता है, लेकिन एक योजना बहुत अच्छी है और रिजर्वेशन जब ये लागू होगा तो महिलाओं को डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा और एक बेटर फ्यूचर भी मुझे लगता है शेप हो पाएगा। बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी इसको देख रहे हैं, हमारे इस बिल के समर्थन में आप सबसे मैं एक मिस्ड कॉल देने का आग्रह करती हूँ। नंबर है 9667173333। फिर से रिपीट करती हूँ 9667173333। और प्रतिमा जी देखो, मेरे पास और बीजेपी के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। नहीं ठीक है, आपकी पार्टी है और डिसिप्लिन वाली पार्टी है तो इसलिए थैंक थैंक यू सो मच कि आज आपने मेरे से अच्छी बातचीत करी। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू आप आए और इस तमाम चर्चा को हमने साथ में बैठ के किया। तो आपने सुना अर्चना गुप्ता जी को, जो साफ तौर पे तमाम महिलाओं को आह्वान भी कर रही हैं कि आप आइए राजनीति में, अगर आपको आना है तो डरने की कोई चीज़ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए और अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव भी कर पाएंगी। क्योंकि महिलाओं के मन में एक डर भी होता है, बहुत सारे सामाजिक प्रेशर भी होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये हक है महिलाओं का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को देने का काम कर रही है। और अब ये फ़र्ज़ बनता है तमाम देश की महिलाओं का, तमाम प्रदेश की महिलाओं का, कि जो मौका दिया जा रहा है उसको, उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और पहुंचा जाए विधानसभा में भी, लोकसभा में भी और संसद में लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। एक बेटर हरियाणा, एक बेटर इंडिया को शेप किया जाए मिलके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।